चलिए शुरू करते हैं भौतिकी विज्ञान। अभी एक चैप्टर बचा था साइंस जो था, ठीक है। तो हम साइंस को जो था ख़त्म करेंगे। समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर केवल बचा था। और आपका एक चैप्टर और बच जाएगा साइंस टेक्नोलॉजी ख़त्म होने के बाद, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दो चैप्टर ये बचेगा, आज समाप्त कर देंगे, ठीक है। बस पढ़ते रहे। देखिए, भौतिक विज्ञान पहले शुरू करेंगे। मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ और जो तीव्रता, ये मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ, इनका मात्रक आपको याद है, ठीक है। प्रतीक आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक जो था मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यू हो जाता है, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यू हो जाता है, वर्ग का मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। या न्यूटन नहीं देगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, चाहे आपको जूल दे दे चाहे न्यूटन मीटर दे दे। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या तो फिर न्यूटन मीटर देता है। कार्य के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक एक ही होते हैं, ध्यान रखना। कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक एक ही होते हैं, ठीक है। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का फैराडे होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता ओम मीटर होता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एस्ट्रॉन्ग होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। वायुमंडलीय दाब का जो होता है बार होता है। एक बार में जो होता है 10⁵ पास्कल होते हैं। जल की प्रवाह की मात्रक क्यूसेक होता है। ओजोन की परत की मात्रक जो होता है डाप्सन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाप्सन, ठीक है। देखिए, बात करें प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में निर्वात की गई दूरी को जो होता है प्रकाश वर्ष कहता है। एक वर्ष में निर्वात से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहता है। एक प्रकाश वर्ष, थोड़ा सा याद रखना, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में पूछेगा। अगर एक पारसेक बराबर पूछता है तो 3 × 10⁻16 ठीक मीटर। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है तो 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। पारसेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, नोट करेंगे। पारसेक जो होता है दूरी नापने की, ठीक है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका, अदिश राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश होती हैं। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों दिखाई दे वो सदिश होती हैं। उदाहरण के तौर पर जान लीजिए, जैसे अदिश राशियाँ दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव, बहुत सारे हैं जिनके पास परिणाम तो होता है, परिणाम तो निकलता है, लेकिन इनकी दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियाँ परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं, ठीक है। जैसे विस्थापन, वेग, जिधर भी फेंकेंगे, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जिधर भी होंगे इन सबों का एक दिशा होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। वैज्ञानिकों का उपकरण और नापने वाले अनुप्रयोग। एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा, अल्टीमीटर से ऊंचाई। देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन जो विज्ञान साइंस में रखा गया है, जो पीसीएस में पूछा जाता है बार बार, कोई अलग से नहीं, ठीक है। इसे थोड़ी सी रिपीट तो करना पड़ेगा, एक बार रिपीट कर लेंगे ना तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, कैलोरीमीटर ऊष्मा, सोनार का जो होता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप है। मैनोमीटर गैस के दाब। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। ओडोमीटर जो होता है वाहन के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है दूध के अपेक्षित घनत्व, ठीक है, कई बार पूछा गया है।
और देखेंगे बिट्रोमीटर जो था दुग्ध की में वसा की मात्रा कितनी है, इसको बिट्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व या द्रव का घनत्व, ठीक है। पोटेंशियोमीटर विभवांतर। स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि का हृदय। और स्पैगेनोमीटर रक्त का चाप, ठीक है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति, ठीक है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगे। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। पोलीग्राफ झूठ का पता लगाने में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन जो होता है पूछे गए। चलिए आगे देखेंगे। सोनार का देख लेते हैं। सोनार का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग पूर्ण नाम है, क्योंकि ये समीक्षा में पूछा गया लोअर पीसीएस में, और उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो पीसीएस हो चाहे लोअर पीसीएस आयोग ही कराएगा, तो क्या करेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। प्रयोगकर्ता संचालक करते हैं। प्रयोग जो था प्रस्रव तरंगे होती हैं। उपयोग जो था महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानकारी के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग होता है रडार। रडार के देखेंगे, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, नोट करेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग फुल फॉर्म पूछा जाता है। प्रयोग रेडियो तरंगों में किया जाता है। उपयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति और ऊंचाई दिशा ज्ञात करने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए भार और द्रव्यमान में अंतर। भार और द्रव्यमान किसे कहा जाता है, भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है, ठीक है। ये सदिश राशियां होती हैं। किसी वस्तु पर भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु पर या पदार्थ पर का परिणाम होता है। ये अदिश राशियां होती हैं, सदैव समान रहती हैं द्रव्यमान, ठीक है, सदैव समान रहती हैं। आगे देखेंगे, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या दिखाई देता है। दो बिंदुओं के बीच के पथ को पूरी लंबाई होती है, यह अदिश राशि होती है, इसमें केवल परिणाम होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है, उसे विस्थापन कहा जाता है। सदिश राशियाँ, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, लेकिन इसका मान शून्य हो सकता है, ठीक है। विस्थापन में देखिए, चाल और वेग में अंतर क्या है। वस्तु द्वारा जो होता है, द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय। अदिश राशियाँ हैं, मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है, न्यूटन नहीं होता। और वस्तु में जो होता है इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, सदिश राशियाँ होती हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वेग का और चाल का दोनों का जो होता है मात्रा क्या, मीटर प्रति सेकंड और मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, त्वरण, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन के देखेंगे, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम थोड़े से देख लीजिए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यदि कोई विरामावस्था में है अथवा एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो अपनी अवस्था में तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम उसे कोई वायु बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोई वस्तु है अगर विरामावस्था में तो विरामा ही अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी। वह अपनी जो तय स्थिति तब तक नहीं बदलाव आएगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। इसे जो होता है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, नोट करेंगे, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, न्यूटन का द्वितीय गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में दिशा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। ये होता है बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। न्यूटन का गति का, न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। जैसे इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं ना, बंदूक से निकली गोली, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम है, कुएं से निकालता हुआ पानी व्यक्ति, न्यूटन का तृतीय नियम है। ये सारे जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम है, मतलब एक बल विपरीत दिशा में बल लगाए, ठीक है। जब दो इधर भी और इधर दोनों तरफ बल लगता है तो उसे न्यूटन का तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। संवेग सदिश राशि है, मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। संवेग बराबर पी बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। कार्य बराबर जो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अदिश राशि है, न्यूटन, मात्रक जूल होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, शक्ति का मात्रक देखेंगे, शक्ति का मात्रक
मीटर जूल सेकेंड होता है प्रति, या तो वाट लगा सकते हैं। एक अक्षशक्ति बराबर जो होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, नोट करेंगे, ठीक है, 746 वाट, 746 वाट। आगे चलिए, ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, ये ऊर्जा के देखेंगे, ये थोड़ी सी इसको देख लीजिएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, नोट करेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर, या 1 यूनिट होता। ये दोनों इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ऊर्जा यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है, ये अदिश राशियाँ हैं, मात्रक जूल होता है। प्रकार यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आगे चलेंगे, स्थितिज ऊर्जा अर्थात पी, यदि किसी वस्तु में उसकी स्थिति और आकृति का परिवर्तन का कारण होता है ऊर्जा, ठीक है। तनी हुई कमान एवं तनी हुई स्प्रिंग की संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। आगे चलेंगे, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती, ना तो उत्पन्न किया जा सकता। पहला नियम है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। दूसरा नियम है रूपांतरण से पहले रूपांतरण के बाद ऊर्जा का सदैव अचर रहती है। सदैव क्या रहती है? ऊर्जा अचर रहती है, ठीक है। ये जो होते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ऊर्जा से रूपांतरण उदाहरण, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। डायनेमो विद्युत जनयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो पिंड के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के जो था व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, m1 और m2, ठीक है। चलेंगे, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसको बहुत पढ़ा है। प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकार और जो आकृति पुनः पाने का प्रयास करता हो उसे हम प्रत्यास्थ कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ, अर्थात बाह्य बल हटाने पर। प्रत्यास्थ का उदाहरण क्वार्टज होता है, बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। कौन? उसे प्रत्यास्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं जो होती है मोम होती है। पूर्ण जो था प्लास्टिक वस्तु में बाह्य बल हटाएंगे अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, उसे हम पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं जिन पर हम बाह्य बल हटाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त करता है, उसे हम पूर्ण प्लास्टिक अर्थात मोम, ठीक है। पृष्ठ तनाव का गुण क्या है? मात्रक न्यूटन मीटर होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता हो, जैसे वर्षा का जो था बूंद का गोल होना, ठीक है। न्यूनतम जो होता है क्षेत्रफल जो होता है प्रवृत्ति रखने का जो होता है गुण अगर इसमें हो तो पृष्ठ तनाव कहलाता है, जैसे वर्षा के बूंदे, ठीक है, वर्षा के बूंदे। अब पानी है, पानी में जो होता है तेल छिड़के देंगे तो वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरती, छोटा छोटा हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल लगते हैं, उसे ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल कहते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच जो होता है आकर्षण बल लगते हैं उसने असंजक बल कहलाते हैं, ठीक है। केश तत्व किसे कहा जाता है? केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने पर अथवा नीचे घटने की कोशिका तत्व कहलाता है, केश तत्व कहलाता है, ठीक है। कोई नली है, उस नली के द्वारा जो द्रव को ऊपर चढ़ना और उतरना क्या कहलाता है? केश तत्व। जैसे एग्जाम्पल में केश तत्व का कारण पृष्ठ तनाव होता है, ध्यान करेंगे, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव।
जैसे पौधों में जल का चढ़ना केशकत्व के कारण, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ाना ये भी केशकत्व के कारण है, लालटेन में तेल का चढ़ना ये भी क्या है, केशकत्व के कारण है। ठीक है, ये सब केशकत्व के कारण होता है। ऐसे ऐसे रेशम के आगे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, श्यानता, द्रव का वह गुण जिसके कारण अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, अपने विभिन्न परतों के मध्य जो था सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, गाढ़े द्रव जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि में श्यानता अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, श्यानता अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है तथा द्रव की श्यानता जो होती घटती है। ठोसों में जो होता श्यानता नहीं होती। ठीक है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है, केवल द्रव में होती है, ठोस में नहीं। नोट करेंगे। ठीक है, द्रव में होती है, ठोस में नहीं होती है। दाब किसे कहा जाता है, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है, वस्तु को द्रव में डुबाने पर भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, वस्तु को जो होता है द्रव में डुबाने पर भार में कमी का आभास होता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी के कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे। आर्किमिडीज का, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, भार में जो होता है ये कमी जो होता है वस्तु के द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है उसके भार के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। ताप, यदि किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की अपेक्षक माप किया जाए उसे हम ताप कहते हैं। कहने का मतलब ताप उसे कहा जाता है जिसे हम गर्म और ठंडा महसूस करें, सीधे सीधे वही ताप कहलाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को हम गर्म या ठंडा महसूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, तापमापी द्वारा, सही है। ताप के पैमाने सेल्सियस पैमाना है, केल्विन पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है। ठीक है, टेम्परेचर नापने के अलग अलग पैमाने हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन या सेल्सियस के पैमाने का संबंध होता है C+273 केल्विन। ठीक है, देखेंगे। फ़ारेनहाइट छोड़ दी। उष्मा, उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, स्थानांतरण ताप में जो होता है अंतर के कारण होता है। ठीक है, उष्मा। ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, बिना द्रव से गुजरे हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा किसी पदार्थ का जो होता है ठोस अवस्था से जो होता है सीधे वाष्प अवस्था में जो होता है परिवर्तन हो जाए, लेकिन बिना द्रव की अवस्था से गुजरे ही जो होता परिवर्तन हो जाए उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे आयोडीन, नमक, कपूर, शुष्क हिम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलें। प्रकाश, द्वैत प्रकृति का तरंग या कण होता है, ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश, विकिरण ऊर्जा पाई जाती है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, सीधे रेखा में सरल चलता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैत प्रकृति का तरंग होता है एवं कण होता है, ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश, विकिरण ऊर्जा है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता, प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में ये चलता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन देखेंगे।
प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये तो कोई भी बता सकता है, इसको बहुत बार गुरुजी पढ़ाए होंगे आप लोगों को, कोई वो नया है नहीं। ठीक है, देखिए परावर्तन का नियम देख रहे हैं, यहाँ से अभिलंब है, टकराया, परावर्तन करके देखिए वापस जा रहा है। ठीक है, ये देखेंगे परावर्तन के नियम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु के अभिलंब और परिवर्तित किरणें सभी एक ही तल से क्या होते हुए जाते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहा जाता है? एक सघन माध्यम से आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण जो था अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, ठीक है, प्रकाश का जो होता है किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण जो था सघन माध्यम से में ही जो था वापस लौटती है हो जाती है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, मरीचिका की घटना। जैसे मरीचिका का मतलब होगा, जानते हैं हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। मरीचिका का मतलब होता है जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं या तो कहीं रेगिस्तान में कहीं रेत देख रहे हैं, दूर से आपको देखेंगे तो रेत में दिखाएगा कि बहुत बड़ा समुद्र है, और जब नज़दीक से जाकर देखेंगे तो देखेंगे वो बालू का रेता दिखाई दे रहा है। दूर से जो था सड़क पे कभी कभी चलते हुए देखते होंगे तो दूर से देखने में पानी दिखता वहाँ गिरा है, और नज़दीक से जाएंगे देखेंगे सड़क ही चमक रही थी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मरीचिका कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखिए मृग तृषरा मरीचिका की घटना, कटे हुए हीरे को जो होता है जगमगाना, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु, देखिए एंडोस्कोप का कार्य, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर जो था अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की एक किरण दूसरे जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाती है तो अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे, चलिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण जैसे जल में, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। पहले एग्जाम्पल देखिए आप अपवर्तन के, जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, जल में पड़े सिक्के का वास्तविक जगह से ऊपर उठाई दिखाई देना, ये क्या करता है? अपवर्तन के कारण। ये ऐसी घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेग बदल जाता है। ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, और प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। नोट करना, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में उसका तरंगदैर्घ्य और वेग तो बदल जाता है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति जो होता है नहीं बदलती, अर्थात फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलती है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन जानिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जानिए, प्रकीर्णन जानिए। छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, चलिए वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश के किरणों का बिखराव ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का। सूर्य का जो होता है सुबह और संध्या को जो होता है लाल दिखाई देख रहे हैं, लाल दिखाई देना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल सिर्फ आपको एग्जाम्पल से ही जो होता है समझना होगा।
वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंग में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में पड़ती है तो 7 रंग की घटनाएं घटती हैं। देख रहे हैं, 7 रंग की दिखाई देती हैं जब ये किसी प्रिज्म में पड़ती है। कौन कौन होती है? देखें, रेड पहले, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, ये बहुत देखेंगे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा से नोट कर लीजिएगा, एक क्रम पूछा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक क्रम पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, विबग्योर की घटना लिख सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। प्रिज्म के विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीले किरणों को हम क्रम के आधार पर विबग्योर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे विबग्योर। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तरंग दैर्घ्य की बात करता है तो लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग की जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसे। हो गया। चलिए अगला देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, दाढ़ी बनाने के शीशे में, डॉक्टर के आँख, नाक, कान, गले के निरीक्षण करने में, टार्च और वाहनों के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में, साइड मिरर में जो होता है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल जो होता है अपसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। नोट करेंगे। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की जो होती है धनात्मक होती है। ठीक है, देखेंगे लेंस की जो होता है मापन की बात करें, अगर हम लेंस देखेंगे, लेंस की शक्ति की मापन डायोप्टर में होता है। धूप के चश्मे की शक्ति जो होता है 0 डायोप्टर होती है। अस्पष्ट दृष्टि दूरी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है। अगर व्यक्ति जो होता है 25 सेंटीमीटर पे अच्छा दिख रहा है तो अस्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। मनुष्य की आंख का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे बनता है। किसे? मनुष्य की आंख की जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। 2 दृष्टियाँ होती हैं, हाइपर मायोपिया और मायोपिया। हाइपर मायोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि। इसके निवारण के लिए जो होता है, दूर के लिए जो होता है, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष की स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसे मायोपिया कहा जाता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसके? अवतल लेंस का। ठीक है, नोट करेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे, माध्यम कणों के कंपन करने की तरंग के संचरण की दिशा समांतर होती है। ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुप्रस्थ तरंगे रस्सी में उत्पन्न तरंगे और पानी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। इसमें जो होता है माध्यम के कणों का कंपन तरंगा संचरण की दिशा में लंबवत होता है। ठीक है, कहने वाले अनुदैर्घ्य तरंगे को चलने के लिए जो होता है किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्वनि तरंगे देखेंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। समांतर वायु में इनकी जो चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में अधिकतम गति होती है। मात्रक इनका डेसिबल होता है। आर्द्रता के बढ़ने पर गति बढ़ती है। आर्द्रता के बढ़ने पर गति बढ़ती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परिसर, इसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्राश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखेंगे
पराश्रव तरंगे की उत्पन्न की जाती है किसके किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट होता है, चमगादड़, डॉल्फिन, ठीक है, इन सबों के द्वारा पराश्रव तरंगे उत्पन्न की जाती है। नोट करेंगे पराश्रव तरंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नोट करिए। क्विक सीरीज क्वेश्चन में हमने जो होता है बता दिया था, क्विक सीरीज क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, ठीक है। आगे चलेंगे। विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को जो होता है विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड होता है, ठीक है। यूनिट की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला थोड़ी सी याद कर लीजिएगा, यूनिट की संख्या निकालने के लिए, क्योंकि पीसीएस में पूछा गया था निकालने के लिए। वोल्ट लिखिएगा, एम्पियर और घंटा 1000 से भाग दीजिएगा, यूनिट की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट विद्युत धारा, एम्पियर लिखिएगा गुणा घंटे से करिएगा और क्या करिएगा 1000 से भाग दीजिएगा, कितना यूनिट गिरता है आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, निम्न विभव की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभव की प्रतिवर्ती धारा में बदलना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों याद रखेंगे, ठीक है। उच्च विभव को प्रतिवर्ती धारा को निम्न विभव की प्रतिवर्ती धारा में बदलना अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है, और ये निम्न से उच्च बदलता है, ये उच्च से निम्न बदलता है। नोट करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इतना क्वेश्चन जो होता है भौतिक विज्ञान से पूछा गया था, इतना ही भौतिक विज्ञान से पूछा गया था, देख लीजिएगा उठा करके, ठीक है। मिलान करने के लिए ज़्यादा देता है, भौतिक विज्ञान से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, इससे बाहर पीसीएस में नहीं पूछा गया था, इतना हमने बता दिया। अब रसायन विज्ञान से कुछ चीज़ें पूछी गई थी, रसायन विज्ञान से क्या क्या पूछा गया था उस पर चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है, रुकना नहीं है, ठीक है। रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मिस्र देश शब्द से, कीमिया शब्द से हुई थी, किससे, मिस्र में जो होता है इजिप्ट, जिसे कीमिया से हुई थी, ठीक है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, इसके अध्ययन को जो होता है केमी टेकिंग कहा जाता है, ठीक, केमी टेकिंग कहा जाता है, ठीक है। रसायन संगठन के आधार पर 3 प्रकार के द्रव पाए जाते, द्रव के 3 प्रकार होते हैं, तत्व एलिमेंट, कंपाउंड यौगिक मिक्सचर मिश्रण, ठीक है, तत्व यौगिक मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट की बात कर देते हैं, एलिमेंट किसे कहा जाता है देखेंगे। द्रव की वह अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व द्रव के तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सोडियम कार्बन, जैसे द्रव में पारा, गैलियम, ठीक है, ब्रोमीन। गैस में जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी जो होते हैं तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक देखेंगे, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं H2O, जैसे जल, ठीक है। मिश्रित किसे कहा जाता है, मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को तत्व या यौगिक या दोनों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को सरल, यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। वायु जो होता है अनेक गैसों का धूलकण का मिश्रण होता है। पीतल, तांबा, जस्ता का मिश्रण होता है। सभी जो होता है समांगी मिश्रण का विलयन होते हैं, सभी जो होते हैं समांगी मिश्रण का विलयन होते हैं। चलेंगे, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन या गुण एक समान होते हैं। प्रत्येक भाग में जो होता है अवयवी पदार्थों के संगठन व गुण जो होता है एक समान होते हैं। विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन या गुण जो होता है एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, उसे समांगी विषमांगी कहते हैं। जिसमें गुण समान होते हैं उसे समांगी कहते हैं, ठीक है। विलयन देखें किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, ठीक है।
विलायक विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट, और कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को हम विलेय कहते हैं। ठीक है। अस्थाई मूलकण और अस्थाई मूलकण। अस्थाई मूलकण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अस्थाई मूलकण होते हैं। मेसान कण, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये अस्थाई मूलकण होते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक की संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का जो होता परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान किसे कहा जाता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग संख्या का योग उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग द्रव्यमान कहलाती है। समस्थानिक परमाणु किसे कहा जाता है? आइसोटोप्स एटॉमिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक परमाणु कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। ये समस्थानिक रेडियो के गुण होते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे समभारी परमाणु, बहुत आइसोबार एटम, याद करिए दोनों, थोड़ा सा याद करिएगा। आइसोटोप्स भी पूछा गया, समस्थानिक भी, थोड़ा सा नोट करने। फिर से पढ़ लीजिए। परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। आइसोटोप्स एटम पूछा गया पीसीएस में, बार बार बताना पड़ता है। आइसोबार एटम से जो होता है समभारी, जो एक ही परमाणु संख्या जो होता है जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो। ठीक है। उसमें द्रव्यमान संख्या समान थी, परमाणु भिन्न भिन्न हो, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। और आइसोबार जो होता है जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान जो होता है संख्या समान हो, उसे हम आइसोबार और एटम्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं, समभारी। ठीक है। आगे देखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य होकर किरणों का उत्सर्जन करते हैं उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज होता है हेनरी बैकरेल ने की थी, नोट करेंगे। 1902 में मैडम क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में जो होता 4 गुना रेडियो सक्रियता पाई जाती है, उपलब्ध होती है। पिच ब्लेंड में, नोट करेंगे, यूरेनियम के खनिज होता पिच ब्लेंड में 4 गुना रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। ठीक है। रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसकी खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, रेडियम की खोज। ठीक है। आगे देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक लाइन साइंस में इंपॉर्टेंट है, एक लाइन साइंस में जो होता है इंपॉर्टेंट है, एक बात जान लीजिएगा। नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। किसमें? नाभिक के द्रव्यमान में होने वाला जो क्षति होता है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिक परिवर्तन जो होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत न्यूक्लियर और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है। दोनों नोट करिए। ठीक है। देखिए नाभिकीय विखंडन किसे कहा जाता है, नोट करिए। एक बड़े परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडन ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। 2 हल्के परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। विखंडन की प्रक्रिया समान रूप से प्राकृतिक घटित नहीं होती है। सूर्य और जबकि नाभिकीय संलयन सूर्य जैसे तारों का संलयन प्रक्रिया घटित होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। विखंडन की प्रक्रिया में 2 परमाणुओं का विभाजन करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है, जबकि 2 या 2 से अधिक प्रोटॉनों को एक साथ लाने के लिए जो था अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है नाभिकीय संलयन में। ठीक है। देखिए विखंडन द्वारा
ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न या ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होता है, जैसे परमाणु बम। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा 3 या 4 गुने से अधिक होती है, जैसे हाइड्रोजन बम। ठीक है, जैसे देखिए परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के द्वारा और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के द्वारा। नोट करें, दोनों में देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम का कार्य करता है और परमाणु बम जो था नाभिकीय विखंडन के द्वारा करता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम परमाणु बम का निर्माण जो था रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 में किया था। ठीक है, परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 पर, हिरोशिमा पर 9 अगस्त नागासाकी पर किया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम की बात करें, इसका हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो था एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। ठीक है, नाभिकीय निर्माण की प्रक्रिया हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम व टाइटेरियम के नाभिकीय संलयन द्वारा होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण का अपचयन। किसी परमाणु अणु या आयतन में इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। परमाणु अणु आयन में धन आवेश के मान बढ़ जाता है और ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। ठीक है, चलेंगे। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, अर्थात धन के आवेश के मान में कमी या ऋण के आवेश के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण के अपचयन की जो था संयुक्त अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है तो उस वायुमंडल को दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। आगे चलेंगे। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन से उत्पन्न करते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसे जो होता है अर्हेनियस आयनन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज नीले लिटमस को लाल कर देती है। ठीक है, ये ऑरेंज या नीले लिटमस को लाल कर देती हैं। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत सुचालक होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, वह अम्लीय कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय। ठीक, क्षारक की बात करते हैं। वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जो होता है जलीय विलयन हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है, देते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। ये भी जो होता है अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत पर कार्य करता है। इनका जो होता है स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, ये फिनाथक्विन अर्थात फिनाथेलिन, नोट करेंगे, फिनाफिथिलीन गुलाबी को लाल लिटमस पेपर पर नीला व मिथाइल ऑरेंज पर पीला कर देते हैं। नोट करेंगे, जो क्षारी होते हैं। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच वैल्यू क्या होती है ये भी जान लीजिए। एक संख्यात्मक मापांक है जो पदार्थों को अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, उसे पीएच कहते हैं। पीएच मान 0 से 14 तक के बीच का होता है, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पीएच का मान 7 होता है तो उदासीन विलयन कहलाता है। ठीक है, और 7 से अधिक हो, 7 से कम अम्लीय और क्षारक में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अम्ल के प्राकृतिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला खट्टे फल में विटामिन सी पाई जाती है, खट्टे फल और प्याज में। ठीक है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल संतरा, नींबू तथा खट्टे फल में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे देखें। मेलेइक अम्ल जो होता है या मौलिक अम्ल जो होता है इसमें सेब में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम, नोट करेंगे, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती, नोट करेंगे, टमाटर, पालक, चने की पत्ती ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ही पथरी का जो होता है मनुष्य में बनने का कारण भी पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। मेथोनिक अम्ल और फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, दीमक, चींटी। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल जो होता है
कोको कोला में पाया जाता है, कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटराइक अम्ल जो होता है मक्खन में पाया जाता है, ब्यूटराइक अम्ल मक्खन। ठीक है, आगे देखेंगे तोरण। नेक्स्ट, तोरण अर्थात पहले हम पढ़ते हैं लवण साल्ट। ठीक है, अम्ल या क्षार की अपक्रिया समान रूप से या अपक्रिया रूप स्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ये प्राय ठोस होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है लवण की। नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो था। ठीक है, लवण जो था साल्ट का जो था गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आप देखोगे नमक डाल देते हैं जो अर्थिंग लगाते हैं लाइट में, तो क्या हो जाता है? विद्युत तेज उत्पन्न होकर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न लवणों का उपयोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लवण का अनुप्रयोग ही सबसे इंपॉर्टेंट। सोडियम क्लोराइड का नमक में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा में, सोडियम कार्बोनेट का धवन सोडा में, ठीक, कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होता है बेकिंग सोडा में। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का गन पाउडर या आतिशबाजी में, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का जो होता है CuSO4 × 5H2O कीटाणुनाशक या विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है, पोटासियम या फिटकरी का प्रयोग जो था K2SO4Al2SO4 का थ्रायस × 24H2O खून बहना रोकने हेतु और चमड़े की रंगाई में किया जाता है पोटास एलम या फिटकरी का प्रयोग। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड या नौसादर का प्रयोग NH4Cl उर्वरक और कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इस आधार पर मेंडलीव के तत्कालीन जो था ज्ञात 63 तत्वों में 7 पंक्तियों 36 पंक्तियों को, ठीक है, आवर्त 9 से ऊर्ध्वाधर कालम में संबंधित किया गया है। मोजले के जो होता है, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का मूलाधार होता है। इसमें 36 कतारें होती हैं, 18 ऊर्ध्वाधर कतारें वर्ग में रखी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम क्षार सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय गैस जो होता है। ठीक है, इनर्ट गैस होता है। परमाणु संख्या 58 से 71 तक, 90 से 103 तक तत्व वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में रखा गया है। ठीक है, नोट करेंगे। छुड़िए, धातुएं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या करते हैं? धातुएं कहलाते हैं। धातु कौन कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातुएं क्या कहलाते हैं? धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं, जैसे सोना चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय होते हैं। ठीक है, सोना चांदी। धातु तन्य की बात करें जिसमें पतले तार खींचे जा सकते हैं उसे धातु तन्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये विद्युत और ऊष्मा के संचालक होते हैं। चांदी जो होता है सर्वोत्तम जो होता है और शीशा निम्नतम चालक होता है। विद्युत में चांदी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत के जो होता है ऊष्मा का संचालक चांदी में सबसे ज़्यादा होता है और शीशे में सबसे न्यूनतम। PCS एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रहती हैं, जैसे अपवाद में पारा हुआ, गैलियम हुआ, सीजियम हुआ, ये कमरे पे ताप में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला देखेंगे रस्टिंग, रस्टिंग इन आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कल टेस्ट में पूछा गया था, रस्टिंग इन आयरन। ठीक है, नोट करेंगे। लोहे पर जंग लगना, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। नोट करेंगे, भार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है जंग लगने से। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ होता है। ये भूरी पदार्थ के रूप में लोहे पर जम जाता है। लोहे को गैल्वेनाइज अर्थात जस्तीकृत के द्वारा चादर पर जस्ते की परत चढ़ी जाती है। ठीक है, जिससे जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हार्न सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटो क्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है। नोट करेंगे, फोटो क्रोमेटिक कांच के निर्माण में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में होता है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है, नोट करेंगे, कृत्रिम वर्षा में होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो होता है, इसे लूनर कास्टिक कहते हैं। ये मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, नोट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता, क्योंकि चांदी के अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो चम्मच को क्या कर देती है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, चम्मच क्या करती है, नष्ट कर देती है, याद रखना। आगे देखेंगे, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट आयस्क में किया जाता है, ठीक है, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट में आयस्क में किया जाता है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, उत्कृष्ट गैस द नोबेल गैसेस, शून्य वर्ग या वर्ग के 18 तत्व हीलियम, नोट करेंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं, ठीक है, ये सभी अक्रिय गैसें हैं और यह निष्क्रिय गैसें कहते हैं, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहते हैं, नोट करेंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ठीक है। अक्रिय गैसें ना तो विद्युत और ना ही विद्युत ऋणात्मक होती है, ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। रेडान एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं, रेडान गैस कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अक्रिय गैस को जो था खोज जो था लोकेयर, रैले और रैम्ट महोदय ने किया था। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों का सर्वाधिक मात्रा आर्गन की होती है, जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो होता है अक्रिय गैस की सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, आर्गन की जो होती है सर्वाधिक मात्रा होती है। वायु में भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत कुछ देखिए, जितना भी पीस पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन पीसीएस में एग्जाम्पल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु में भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम की वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, ठीक है। गोताखोरों के द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ अब हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, दमा तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज के लिए कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण, ठीक है। देखेंगे, अनुपात देख लेंगे, ऑक्सीजन और हीलियम में 1:4 के अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन या गोताखोरों को दिया जाता है, ठीक है। 1% ऑक्सीजन होता है, 4% हीलियम होता है। विद्युत मरकरी लैंपों में, जो मरकरी लैंप होते हैं उसमें आर्गन या पारा या नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले बल्ब और ट्यूब तैयार किया जाता है। बस इतना रखना, बल्ब और ट्यूब में क्या भरा रहता है, आर्गन, ठीक है, पारा व नियान, ठीक है, यही सब याद रखना। ट्यूबलाइट में मुख्यतः आर्गन या पारे की वाष्प भरी होती है, बस इतना याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन या पारे की वाष्प भरी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब की देखेंगे तो नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है, बल्ब में, ट्यूबलाइट में ही भरी जाती है, लेकिन विद्युत बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। देखिए, जल दो प्रकार के होते हैं, आपको हमने पहले बता दिया, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, मृदु जल और कठोर जल। साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है मृदु जल, ये पीने योग्य होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि तो आवश्यक खनिज और अल्प मात्रा उपस्थित होते हैं। लेकिन कठोर जल साबुन के साथ झग उत्पन्न नहीं करता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, लवण जो होता है इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। कठोर जल में, कठोर जल की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कठोरता पाई जाती है, दूसरा अस्थायी कठोरता पाई जाती है, ठीक है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट खुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता होती है, इसे जल उबालकर दूर किया जा सकता है। लेकिन अस्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट अथवा क्लोराइड के लवण खुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता होती है, ठीक है। इसे दूर करने की मुख्य विधि जो होता है परम्यूटेड विधि कहलाती है, क्या कहती है, परम्यूटेड विधि कहलाती है, ठीक है।
जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने में कठोरता जो होती दूर होती है। सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे, NaCO3 मिला करके उबाल करके हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक परत में सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, जब केतली में हम जल उबालते हैं उसकी आंतरिक जो परत होती है उसमें सफ़ेद रंग की परत जम जाती है और ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के होते हैं। ठीक है, जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमानाइट और क्लोरीन गैस या पोटास एवं फिटकरी आदि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पे हम क्या करें, चर्चा करेंगे। फलों के रस के परीक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। जो फलों के रस है उसके परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी रासायनिक दृष्टि से किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। नोट करेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है CaC2O4। किडनी जो स्टोन होता है, गुर्दे की जो पथरी होती है, रासायनिक दृष्टि कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। ठीक है, मोती मुख्यतः किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ठीक है, कई बार पूछा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सिगरेट के धुएं होते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो होता है, ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, ये विरंजक चूड़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विरंजक चूड़ कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं दम घोटू, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO को दम घोटू गैस कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ठोस CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, उपयोग जो होता है हम किसके में करते हैं? टूथपेस्ट के निर्माण में। नोट करेंगे, टूथपेस्ट के निर्माण में कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं। सब कुछ पूछ दिया गया है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन क्रिया करने से क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आदमी मर सकता है। ठीक है, जिंक फास्फाइड का उपयोग हम चूहे को, ठीक है, चूहे मार दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे जिंक फास्फाइड कहते हैं। ठीक है, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध जो उपस्थित होती है उसे अमोनिया के कारण होती है। ठीक है, मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली जो गंध मूत्र होते में उपस्थित होता है उसे अमोनिया के कारण होता है। नोट कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए थे। ठीक है, सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्मुनेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि जो होते हैं इसमें निर्मित होते हैं। ठीक है, सीमेंट में जो होता है जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए किया जाता है। जिप्सम, ठीक है, सीमेंट को शीघ्र जमने के लिए हम क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड के निवासी जोसेफ ऑस्पिन ने 1824 में किया था। ठीक है, 1824 में, 1824 के पहले सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था। आगे चलेंगे, कांच और संगठक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, क्या क्या बनाते हैं इसमें? सोडा कांच से ट्यूबलाइट, बोतलें, दैनिक उपयोग में होने वाले बर्तन। फ्लिंट कांच से, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट होता है और लेड ऑक्साइड होता है, सिलिका मात्रा होती है। इससे विद्युत बल्ब, कैमरे या दूरबीन के लेंस जो होता है फ्लिंट कांच के होते हैं। ठीक है, फ्लिंट कांच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसको उपयोग जो होता है पढ़ते रहिए, उपयोग पूछा जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग जो होता है सीरियम ऑक्साइड और सिलिका होता है। इसमें धूप चश्मे के लेंस बनाते हैं, धूप चश्मों का लेंस बनाया जाता है क्रुक्स कांच के द्वारा। ठीक है, उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा। क्राउन कांच की बात करते हैं, चश्मों का लेंस बनता है। सीसा क्रिस्टल के कांच बनते हैं, महंगे कांच के पात्र बनते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड और ऑक्साइड, सिलिका। ठीक है, रासायनिक संगठन आपसे कम पूछता है, कभी कभी पूछ देता। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, सूर्य के प्रकाश व जल के आंतरिक पौधों की वृद्धि विकास के 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 16 आवश्यक पोषक तत्व के, उसमें मुख्य पोषक तत्व कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य जो होता है उर्वरक होते हैं। ठीक है, देखेंगे
नाइट्रोजन उर्वरक, इस प्रकार के उर्वरक मृदा को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक, ठीक है। अमोनिया सल्फेट जो होता है नाइट्रोजन में 20 से 23% तक मृदा को अम्लीय प्रभाव से बचाता है, अम्लीय प्रभाव देता है, ठीक है। आगे देखें कैल्शियम साइनाइड, नाइट्रोजन का 40% होता है, ठीक है, कैल्शियम साइनाइड। आगे देखेंगे फास्फेटिक उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक थोड़ा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के उर्वरक मृदा फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं जो पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, उसके लिए फास्फेटिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ये पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। कैल्शियम सुपर फास्फेट के प्रयोग करते हैं या जिप्सम का फल व बीज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, फल और बीज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट, मिश्र धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातु पीतल, पीतल में बर्तन, मूर्तियां या अनुकरण बनाए जाते हैं कॉपर और जिंक में, देख रहे हैं कॉपर और जिंक में। सिर्फ देखिए ये संगठक आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो उसको हम बताएंगे सिर्फ, ठीक है, सभी नहीं बताएंगे। चलिए, कांसा से बर्तन मूर्तियाँ, टांका से धातुओं को जोड़ने या टंका लगाने के लिए जो होता है, ठीक है। गन धातु में जो होता है, गन धातु में जो होता है बंदूक, तोप या गियर बेरिंग बनाने के लिए गन धातु का प्रयोग किया जाता है। टाइप धातु के लिए मुद्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम सोना आभूषण के लिए तक कैल्शियम एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे जर्मन सिल्वर के लिए जो होता है कापर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम सोना में कॉपर और जिंक और निकेल का प्रयोग बर्तन और मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम का एल्युमिनियम मैग्नीशियम जहाज और वायुयान की बॉडी बनाने में, ठीक है। ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम जो होता है प्रयोग किया जाता है वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने के लिए, वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ड्यूरालुमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट उसी को देखें। एल्युमिनियम ब्रांच मुद्रा आभूषण और सिक्के बनाने में किया जाता है, कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये मोटर गाड़ी या बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ होता है, लोहा होता है, क्रम्पटन होता है, निकिल होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें रखे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए, पारे, पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण जो होता है अमलगम कहलाता है, ठीक है। पारे के साथ किसी अन्य धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, ठीक है। पारा लोहे के साथ नहीं बनता, ठीक, पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती है, इसलिए पारे को लोहे का एकमात्र पात्र में रखा जाता है, ठीक है, पात्र में रखा जाता है। चलेंगे कार्बनिक रसायन, चलिए देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उपयोग नोट करेंगे। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अचार, मुरब्बा, चटनी, फलों के रस में खाद्य पदार्थों को परीक्षण के लिए जो था सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के लिए, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल मोटर गाड़ी में जो होता है प्रतिहिमकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पायरीन या कार्बोनेट्राक्लोराइड जो था शॉर्ट सर्किट में लगी आग के बुझाने के लिए, ठीक है, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। टार्टेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो होता है टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे सिट्रिक अम्ल अचार और मुरब्बों को परिरक्षण के लिए। नेफ्थलीन, ठीक है, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच में रखने के लिए कीड़े नहीं लगते हैं, इसे नेफ्थलीन का प्रयोग करते हैं, नोट कर लीजिए। बाजार में मिलती है, एक तो कहती है झींग रहिया गोली देता, ठीक है। आंसू गैस, टीयर गैस, भीड़ को इतर बितर करने के लिए आंसू गैस, ठीक है। क्लोरोटीन यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा जो होती है क्लोरोटोन होती है, क्लोरीटोन, ठीक है। आगे देखेंगे गैमेक्सिन या डीडीटी कीटाणुनाशी के रूप में। मरकेप्टन एलपीजी के रिसाव का पता लगाने चलने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मरकेप्टन एलपीजी के रिसाव का पता लगाना चलता है इसे, ठीक है, मरकेप्टन से। पोटेशियम परमैंगनेट जीवाणुनाशी दवा के रूप में। इथेफॉन या कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ का निर्माण करने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इथेफॉन और कैल्शियम कार्बाइड का दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में जो होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में,
एलिथ्रीन पायलोथ्रीन मच्छर भगाने वाली दवा के कॉइल के निर्माण में, एलिथ्रीन पायरेथ्रीन, ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवा के कॉइल के निर्माण में, ठीक है। विस्फोटक देखेंगे, विस्फोटक RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, रासायनिक नाम साइक्लोटाइल मिथाइल ट्राई नाइट्रामाइन, ठीक है, नाइट्रामाइन। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। अन्य राष्ट्रों में नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। USA में इसे साइक्लोनाइट कहा जाता है, जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है, इटली में T4 कहा जाता है। खोजकर्ता हैनिंग है, हैनिंग। डायनामाइट की बात करते हैं। डायनामाइट जो था नाइट्रोग्लिसरीन किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी, बुरादे, कीले अवशोषित कर बनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, 1866 में डायनामाइट की खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। जेलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। आगे देखेंगे TNT टाई नाइट्रोटाइलोन, TNG टाई नाइट्रोग्लिसरीन, TNP टाई नाइट्रोफिनाल, ठीक है। कार्डाइट, इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। गन पाउडर 75% पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं और 15% चारकोल, 10% सल्फर से जो था बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या? गन पाउडर। रासायनिक विज्ञान से संबंधित खोजें, कुछ खोजें देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे स्पीड में। इलेक्ट्रॉन के J.J. थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, मेसान इकावा, पॉजिस्टॉन कार्ल एंडरसन, परमाणु नाभिक रदरफोर्ड, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। थोड़ा स्पेशल चलेंगे हम लोग। परमाणु क्रमांक मोसले या मोल्जे, क्वांटम सिद्धांत मैंक प्लॉन्क्स, अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग, आवर्त सारणी का नियम मोजले, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकरेल, परमाणु अष्टम न्यूलैंड्स, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। गैसों का विसरण नियम ग्राहम, विद्युत अपघटन फैराडे, पीएच का मापक्रम सैरेंसन, रेडियम क्यूरी दंपत, ठीक है, मियाँ बीवी दोनों, पति पत्नी दोनों, अभी बताए थे ना। थोरियम या उत्प्रेरक का जो होता है वर्जिलियस, यूरेनियम का जो होता है क्लेफ्रोथ, ठीक है, क्लेफ्रोथ। आगे चलेंगे। मुख्य रासायनिक और व्यापारियों के नाम और रासायनिक सूत्र, ठीक है। रासायनिक सूत्र तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, सूत्र देख लीजिए। रासायनिक सूत्र बहुत कम पूछता है, लेकिन जो था व्यापारी का नाम जरूर पूछता है, व्यापारिक और रासायनिक नाम। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO इंटू 10H2O। पढ़ने में बहुत समय लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा में जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुहागा बोरेक्स Na2BO4O7 इंटू 10H2O। सोडा एस में सोडियम कार्बोनेट, हाइपो में सोडियम ठीक है, थायोसल्फेट। फिटकरी में पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, यूज करेगा पोटेशियम एल्युमिनियम। फिटकरी में पूछ देता K2SO4Al2SO4 का थ्राइस इंटू 20H2O, ठीक है। ये जो होता है फिटकरी का सूत्र जो होता है याद कर लीजिएगा, ठीक है। कास्टिक पोटास का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है, विरंजक चूर्ण। चूने की पानी, ठीक है, बुझा हुआ पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बिना बुझा हुआ पानी कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कर लीजिएगा CaCO3, ठीक है। संगमरमर ये भी नोट करिएगा CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। दोनों चूने का पत्थर और संगमरमर दोनों जो होता है एक होते हैं, इसलिए दोनों को नोट कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो बाद में। आगे चलेंगे। चाक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 हो गया। देख रहे हैं चाक चूने का पानी और संगमरमर एक हुआ कि नहीं हुआ। नौसादर इंपॉर्टेंट है, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस N2O का याद कर लीजिएगा, इसका नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट SO4 इंटू 2H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हेमाइड हाइड्रेट, नोट कर लीजिएगा 2COSO4 इंटू H2O, ठीक है, हाफ H2O होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है नोट कर लीजिएगा। लाल सिंदूर लेड पैराक्साइड Pb3O4, ठीक है। म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक। आयल ऑफ विट्रियल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल जो था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, 1:3 में।
शुष्क बर्फ में देखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल में ड्यूटेरियम ड्यूटियो, ठीक है, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम होता है, गैलेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, फास्फिन कार्बोनिक क्लोराइड होता है, सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल होता है CH3COH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है फिनाल होता है C6H5OH। आगे देखेंगे मंड में स्टार्च होते हैं, अंगूर के रस में ग्लूकोज होता है C6H12O6, फ्रियान में जो होता है डाइफ्लोरोमेथेन होते हैं, यूरिया में जो होता है कार्बामाइड होता है, ठीक है, क्लोरोफार में जो होता है ट्राईक्लोरोमेथेन होते हैं। आगे देखेंगे आइडोफार में जो होता है ट्राई आइडोमीथेन होते हैं, मिक में जो होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे प्रमुख रोग जो होता है, प्रमुख रोग के कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रासायनिक कौन से पदार्थ है जो रोग के कारण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS में मिलान करने के लिए आता है और समीक्षा में भी, ठीक है। चलिए थकना मना है, थकना मना है। रक्त कैंसर बेंजीन के कारण होता है, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, मिनीमाटा पारा में होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण होता है, ब्लैक फुट रोग जो होता है आर्सेनिक अम्ल, ठीक है, विल्सन रोग जो होता है तांबा के कारण होता है, लौह मयमता रोग जो होता है आयरन के कारण होता है, लौह मयमता